हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज हम इसी यूनिट का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 जो कि है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, जो टॉपिक हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम होती है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न की जाती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जब हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इसमें हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं। ठीक है, पहला कि इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। फैक्टर इनकम वो पेमेंट्स होती हैं जो प्रोड्यूसिंग यूनिट हाउस होल्ड सेक्टर को देता है फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर इनकम में चार चीजें आती हैं, पहली वेजेस, दूसरा रेंट, तीसरा इंटरेस्ट और चौथा प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो फैक्टर इनकम होती है ये डिफरेंट होती है ट्रांसफर इनकम के। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो कि एक पर्सन को एज अ हेल्प मिलती है या डोनेशन पर्पस के लिए या फिर चैरिटी पर्पस के लिए मिलती है। ठीक है, तो वो फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं होती, वो ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड होती है। दूसरी चीज हमें देखने को क्या मिली, दूसरी चीज हमें ये देखने को मिली कि इसमें सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम देखी जाती है। ठीक है, जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होती है सिर्फ उन्हीं की इनकम देखी जाती है। नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो एक साल से या एक साल से ज़्यादा एक कंट्री में अगर रह रहा है उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड करते हैं, या फिर जिसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री में लाई कर रहा है। जैसे जो भी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट, अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, एक नॉर्मल रेजिडेंट है हमारी कंट्री का। जैसे अगर ये एक इंडियन है, ठीक है, जो कि फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं जो कि इंडिया में ही है, तो वो इंक्लूड होगा नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, लेकिन अगर फॉरेनर है कोई जो कि इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहा है, जो कि कनाडा में है या फिर जापान में है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में इंक्लूड होगा। बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के बारे में। डोमेस्टिक इनकम हो गया सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रही है। ये मैटर नहीं करता कि कौन जनरेट कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट्स जनरेट कर रहे हैं या फिर नॉन रेजिडेंट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, बस वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अगर हो रही है तो उसका मतलब है कि वो डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, और इसमें NFIA इंक्लूड नहीं होता है। NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम हो गया सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अर्न की जा रही है। ठीक है, इसमें क्या मैटर नहीं करता है कि वो कहाँ जनरेट हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रही है या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट हो रही है, बस वो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें NFIA इंक्लूड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है, नेशनल इनकम इक्वल होती है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम received from the rest of the world and the factor income paid to the rest of the world। और NFIA इज इक्वल टू, नीचे मैंने फॉर्मूला भी दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आप जब कैलकुलेट करोगे नेशनल इनकम को तो उसमें ये काम आएंगी। और लास्ट में मैंने डोमेस्टिक इनकम का भी फॉर्मूला बताया है जो कि इक्वल टू है नेशनल इनकम माइनस NFIA। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आपने समझ लिया कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है GDP एंड NDP। ठीक है, GDP हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड NDP हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस। और नेट का मतलब है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, की मतलब इसमें ये इंक्लूड नहीं होता।
तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो डिफरेंस है इन दोनों में, एक में इंक्लूड होता है एक में नहीं होता है। जीडीपी किसके इक्वल होता है? जीडीपी इक्वल होता है एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन, और एनडीपी इक्वल टू होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये चीजें भी आपको याद रखना है। वैसे ही नीचे सेम टू सेम उसी की तरह जीएनपी के बारे में बताया है और एनएनपी के बारे में बताया है। जीएनपी हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम बात करें जीएनपी की तो उसका फॉर्मूला है एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, और वहीं अगर हम बात करें एनएनपी की तो उसका फॉर्मूला है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। बस आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन कहाँ इंक्लूड होगा और कहाँ डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ये भी आपको नेक्स्ट चैप्टर के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये भी आपको काम आएंगी। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। जब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की तो मार्केट प्राइस हो गया जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का इम्पैक्ट इंक्लूड होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो मार्केट प्राइस को रेज करते हैं, जब बल्कि जो सब्सिडीज होती हैं वो उसे कम करती हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला भी, कि ये इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर कॉस्ट की तो वो एक वो कॉस्ट होती है किसकी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, और ये इक्वल होती है फैक्टर पेमेंट्स से। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम, नीचे मैंने आपको दिया है कि जीडीपी एट एफसी कि कैसे वो बनेगा। ठीक है, जब आप जीडीपी एट एमपी से माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बनेगा जीडीपी एट एफसी। वहीं अगर एनडीपी एट एफसी से में प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बनेगा एनडीपी एट एमपी। आपको ये चीजें याद रखनी है कि कहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। अगर हम बात करें कि ग्रॉस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। वहीं अगर हम बात करें नेट की तो नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, वही जैसे यहाँ पे दिया है कि जो मार्केट प्राइस होता है उसमें जो इंक्लूड होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का इम्पैक्ट। वहीं अगर फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एनडीपी एट एफसी प्लस एनआईटी, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो किसके इक्वल हो रहा है? एनडीपी एट एमपी। ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी अगर आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा हार्ड है, जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो तब मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी होती है जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ये मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और ये कैसे एस्टिमेट होती है? ये करंट ईयर प्राइसेस को यूज करके एस्टिमेट होती है। वहीं अगर हम बात करें रियल जीडीपी की तो वो जीडीपी होती है कांस्टेंट प्राइसेस पे। ये भी वही सेम, आपकी डेफिनेशन सेम रहेगी। इट इज द मार्केट प्राइस of final goods and services produced within the domestic territory during an accounting year। और ये जो होती है ना, ये एस्टिमेट होती है यूजिंग बेस ईयर प्राइसेस। बेस ईयर प्राइसेस वो प्राइसेस होते हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन या फिर कोई डिफ्लेशन नहीं होती। ठीक है, ना ही इन्फ्लेशन हो रही है ना ही डिफ्लेशन हो रही है, उस टाइम को हम बोलते हैं बेस ईयर। ठीक है, पॉइंट है नॉमिनल जीडीपी में कि ये इंक्रीज कर सकता है अगर सिर्फ प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा। वहीं अगर हम बात करें रियल जीडीपी की तो ये सिर्फ तब इंक्रीज होता है जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं इकोनॉमी में। और थर्ड पॉइंट है नॉमिनल जीडीपी का कि ये एक गुड मेजर नहीं है वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, लेकिन वही रियल जीडीपी जो है गुड मेजर है ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, जो रियल जीडीपी होता है वो इक्वल होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100, और वही जो नॉमिनल जीडीपी है वो इक्वल होता है रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर होता है रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। जीडीपी एट करंट प्राइसेस क्या है? वो है नॉमिनल जीडीपी, और वही जो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस है वो है रियल जीडीपी। ये आपको याद रखना है।
और ये चेंज बताता है जीडीपी में ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल। जब प्राइस लेवल चेंज होता है उसके बाद क्या जीडीपी में चेंज आ रहा है ये वो हमें शो करता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। अब हमने पढ़ा था कि जो रियल जीडीपी होता है वो गुड मेजर है वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे सबसे पहले जो लिमिटेशन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर अनइक्वल होगी ना तो जीडीपी जो है अपना सिग्निफिकेंस खो देगी। दूसरा पॉइंट आता है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर सिर्फ लग्जरीज प्रोड्यूस हो रही हैं रिचर सेक्शंस के लिए और जो पुअर हैं वो डेप्रिवेशन सफर कर रहे हैं तो जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो मीनिंगलेस बन जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अगर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी सोसाइटी में तो उससे क्या होगा, उतनी ही ज्यादा अंडर एस्टिमेशन होगी जीडीपी की, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नैलिटीज। इसका मतलब होता है गुड और बैड इम्पैक्ट ऑफ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके लिए आप पे नहीं कर रहे हो या फिर कोई भी पेनल्टी नहीं दे रहे हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास में एक फैक्ट्री खुली है, ठीक है, वो किसी और ने खोली है लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें हो रहा है, हमारी हेल्थ खराब हो रही है उनके पोल्यूशन के कारण, तो ये क्या हो गया, बैड इम्पैक्ट हो गया एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं पार्क की, तो पार्क अगर किसी ने खोला है, ठीक है, लेकिन उसका फायदा हम उठा रहे हैं तो उससे क्या हुआ, गुड इम्पैक्ट हुआ। तो ये भी बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं लिमिटेशन है जीडीपी की एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, ठीक है। इसकी वजह से भी जो इसका जीडीपी का हम कह सकते हैं जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया थर्ड चैप्टर कंप्लीट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब हम बात करते हैं मेथड्स की तो 3 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। हम वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं, और जो लास्ट हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड, इसे हम इनकम डिस्पोजल या फिर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। अब हम तीनों को एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की। In this method, national income is estimated by adding contribution of each producing enterprises in production of final goods and services produced in an accounting year। इस मेथड में क्या होता है, जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन होता है सारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस का, उन सबको ऐड करते हैं, ठीक है। जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में, ठीक है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रही हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उन सबको ऐड करते हैं, फिर हमारी नेशनल इनकम आती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में उसमें जो भी चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हम नेशनल इनकम इसके आगे निकालेंगे। तो जो जीडीपी एट एमपी है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन के, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको नहीं दिया है तो उसे आप कैसे निकालोगे, सेल्स दी होंगी, चेंज इन स्टॉक भी दिया होगा। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा नहीं दिया है तो आप देखोगे कि सेल्स दी है इक्वेशन में, अगर दी है तो उसमें आप चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे, फिर आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। और अगर चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट नहीं दिया है, उन्होंने हमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक बताया है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करोगे, उससे हमारा चेंज इन स्टॉक भी निकल जाएगा।
तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या चीज़ें माइनस होती है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमें नेशनल इनकम, जिसे हम NNP एट FC से डिनोट करते हैं, और साथ ही साथ हमें GDP एट MP निकालना है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं दिया होगा, ठीक है, सीधा उन्होंने बोला होगा नेशनल इनकम। तो इसका आप जो फॉर्मूला है उसे याद रखना, NNP एट FC, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। तो इसमें हमें आइटम्स दिए हैं और रुपीस दिए हैं करोड़ में, ठीक है। पहला इन्होंने दिया है हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमें चाहिए, ठीक है, ये हमें उन्होंने डायरेक्ट दे दिया है। कितना दिया है? 1300, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने इंटरमीडिएट कंजप्शन भी दी है 550, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं 50 रुपीज, 50 करोड़, ठीक है। और फैक्टर इनकम जो रिसीव्ड हुई है, ठीक है, वो हमें दी है 10, और फैक्टर इनकम जो हमने पे की है वो दी है 20, सब्सिडीज भी दिए हैं 20, और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी दिया है 80, ठीक है। तो इन्होंने हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट भी डायरेक्ट दिया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी डायरेक्ट दिया है, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। 1300 दिया था वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से हमने 550 माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 750 करोड़, ठीक है। ये तो हो गया GDP एट MP, ये हमारा निकल गया, जिसे हम GVA एट MP भी डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें दूसरी चीज पूछी है, नेशनल इनकम निकालनी है, ठीक। नेशनल इनकम होगी इक्वल GDP एट MP में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे उसमें NFIA प्लस करेंगे, और साथ ही साथ हम NIT को भी माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस का ये चेंज हो जाएगा नेट में, ठीक है। जब हम NFIA प्लस करेंगे तो जो डोमेस्टिक है वो नेशनल में चेंज हो जाएगी, और जब हम माइनस करेंगे NIT को, ठीक है, तो ये जो MP है, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा FC में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और कहाँ डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। वैसे ही आपको NFIA और NIT का भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये इंक्लूड होगा और कहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। सबसे पहले हमारा क्या निकला था? GDP एट MP, ये निकला था 750 करोड़, ठीक है। उसमें से हमने 80 माइनस किया, हमें यहाँ पे दिया है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल टू 80, ठीक है। हमने 80 माइनस कर लिया। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल याद रखना डेप्रिसिएशन को बोलते हैं, ठीक है। और हम प्लस करेंगे 10 माइनस 20, ठीक है। ये क्या है? NFIA। NFIA का फॉर्मूला क्या था? जो आपने फैक्टर इनकम रिसीव्ड हुई है फ्रॉम अब्रॉड, उसमें से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है, जो हमने पे की है, ठीक है। तो उसमें से जब हम माइनस कर देंगे उसके बाद हमारा माइनस NIT में 50 क्या है? ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, उसे हम बोलते हैं NIT, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसी वीडियो में हमने पहले भी ये मैंने बताया था आपको। 50 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो क्या आया? 750 माइनस 80 माइनस 10, ठीक है। 10 माइनस 20 होगा माइनस 10, और फिर उसके बाद यहीं पे 50 माइनस 20 होगा माइनस 30, ठीक है। तो ये हो गया 750 माइनस 80 माइनस 40, और लास्ट में क्या बचा? 630 करोड़, ठीक है। तो वैल्यू एडेड कितनी हुई? 750 करोड़, और नेशनल इनकम हमारी निकली 630 करोड़। तो ये हमारा यहाँ पे मेथड हो जाता है, वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट। तो अब हम डिस्कस करेंगे, इस मेथड में हम लेते हैं सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अर्न की जाती है ड्यूरिंग अ ईयर, और इससे कैलकुलेट होता है NDP एट FC, ठीक है। इस मेथड से आप याद रखना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट होता है, और इसमें हम तीन चीज़ें लेते हैं। पहला लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसमें वेजेस इंक्लूड होती है, पेमेंट इंक्लूड होती है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी इंक्लूड होता है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड होता है, और लास्ट आता है मिक्स्ड इनकम। तो इसका फॉर्मूला क्या है? NDP एट FC इज इक्वल टू
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब इस मेथड को भी हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे हमारी एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। इनकम मेथड को यूज करके हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। और नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, NNP एट FC। ठीक है, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और इसमें से इस मेथड से यूज करके हम क्या निकालते हैं, NDP एट FC। फिर उसके बाद हम उसे NNP एट FC में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है वेजेस, वो दिए है 10,000, रेंट है 5,000, इंटरेस्ट है 400, डिविडेंड है 3,000, मिक्स्ड इनकम दी है 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है 200, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया है 400, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया है 400, और साथ ही हमें लास्ट दिया है इन्होंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि है 1,000। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट। अब हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि इन्होंने कुछ भी हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, बस एक मिक्स्ड इनकम हमें डायरेक्ट दी है और बाकी कुछ भी हमें डायरेक्ट नहीं दिया है। तो हमने देखा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या इंक्लूड होता है, वेजेस इंक्लूड होता है, पेमेंट इंक्लूड होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी भी इंक्लूड होता है, और पेंशन्स भी इंक्लूड होती है जो कि रिटायरमेंट में मिलती है। लेकिन हमें इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इन्होंने हमें वेजेस दिया है और साथ में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया है। तो COE की जगह हम लिखेंगे 1,000 प्लस 400। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस भी इन्होंने हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, इन्होंने हमें रेंट दिया है 5,000। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट दिया है 400। अब उसके बाद इन्होंने हमें प्रॉफिट भी डायरेक्ट नहीं दिया है। प्रॉफिट की जो टाइप्स हैं, डिविडेंड वो दिया है हमें 3,000, उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दिया है 200, और साथ में जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है वो दिया है 400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000 प्लस 400 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 400। उसके बाद लास्ट क्या है, प्लस मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम इन्होंने दी है 400। ठीक है, अब हम सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 19,800 करोड़। ठीक है, ये हमारा निकल गया NDP एट FC। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालनी है। तो नेशनल इनकम किसकी इक्वल होती है, NNP एट FC के। ठीक है, हमने क्या निकाला, NDP एट FC। ठीक है, उसमें हम NFIA प्लस करेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो डोमेस्टिक है ये चेंज हो जाएगा नेशनल में। तो ये क्या हो गया, 19,800 प्लस 1,000। इन्होंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी है 1,000, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20,800 करोड़। तो हमारा पहले हमने क्या निकाला, NDP एट FC जो कि इक्वल टू किसके था, 19,800 करोड़, और उसके बाद हमारी नेशनल इनकम NNP एट FC निकला 20,800 करोड़। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। अब इस मेथड में क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर लगता है ना, हम जब परचेज करते हैं चीज़ों को, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जब हम खरीदते हैं जो कि प्रोड्यूस होती है इकॉनमी में, ठीक है, उन टर्म्स में हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। और इससे क्या कैलकुलेट होता है, इससे कैलकुलेट होता है GDP एट MP। ठीक है, ये याद रखना, आपको ये याद रखना है कि किस मेथड से कौन सी टर्म कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, ताकि आप बाद में उसे नेशनल इनकम में भी चेंज कर सको। तो GDP एट MP किसके इक्वल होगा, ये होगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब हम इसकी भी एक एग्जांपल डिस्कस कर ले। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की एक एग्जांपल। तो इसमें हमें कौन कौन से आइटम्स दिए हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिर दिया है नेट एक्सपोर्ट्स, फिर दिया है NIT, फिर दिया है डेप्रिसिएशन, NFIA भी दिया है, फिर उसके बाद प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी दिया है। ठीक है, और ये सारे जो दिए हैं वो करोड़ में दिए हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब इन्होंने क्या बोला है हमें कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, GDP एट MP कैलकुलेट करना है, और साथ ही हमें NDP एट FC भी कैलकुलेट करना है। तो GDP एट MP का क्या फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड में,
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो हमें सारा कुछ दिया है उन्होंने। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमें ये दिया है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो ये हमें दिया है। ठीक है, कितना है 350, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 350 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो भी हमें दिया है। वो कितना दिया है हमें 100 दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने दिया है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि हमें हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो कि इक्वल है 90 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो हम वो लिख लेंगे। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये भी हमें दिया है, कितना है 10। ठीक है, 10 करोड़ है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर उसके बाद सबको हम ऐड कर देंगे, लास्ट में क्या आंसर निकल के आता है, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू 550 करोड़ रुपीज़। अब हमें दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, एनडीपी एट एफसी। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें दिया है, हमने निकाल लिया है 550 क्या है जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये जो ग्रॉस है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा नेट में। फिर उसके बाद जब हम इसमें से एनआईटी माइनस करेंगे तो ये जो एमपी है वो चेंज हो जाएगा एफसी में। ठीक है, जीडीपी एट एमपी कितना है 550 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी दिया है उन्होंने हमें 15 रुपीज़। ठीक है, 15 करोड़ रुपीज़। फिर उसके बाद उन्होंने हमें एनआईटी कितना दिया है वो भी हम देख सकते हैं, 5 करोड़ रुपीज़ है, तो उसे भी माइनस कर लेंगे। लास्ट में क्या आंसर निकल के आता है 530 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकला, जीडीपी एट एमपी हमारा निकला 550 करोड़ और जो एनडीपी एट एफसी है वो निकला 530 करोड़। यहाँ पे होती है आज की वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।